वेलकम स्टूडेंट। बेटा आज हम नेक्स्ट पॉइंट पे जिक्र कर रहे हैं जो हमारा चैप्टर है नॉवल, सोसाइटी एंड हिस्ट्री। अगले पॉइंट पे हम जिक्र क्या कर रहे हैं कि नॉवल से हमारे यंग जनरेशन पे किस प्रकार का इफेक्ट रहा, उसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो यंग जनरेशन पे इफेक्ट सुनिए। ये हमारे पास नॉवलिस्ट हैं, उन्होंने हमारी नई जनरेशन के लिए काफ़ी कुछ किया। उसी से इंस्पायरेशन लेकर के हमारी नई जनरेशन, हम यूरोप की बात करें तो उन लोगों में एक हैबिट थी कॉलोनी बनाने की। वो अग्रेसिव, असर्टिव, डेडिकेटेड और पावरफुल अपने आप को फील करते थे और उनको वो इंस्पायरेशन मिली थी वहाँ के नॉवेल्स से, उनके प्रिंट कल्चर से, क्योंकि उन बच्चों को इसी प्रकार से वो थ्योरी पढ़ाया करते थे। उसके बाद में उनके माइंड में अपने आप को सुपीरियरिटी के आइडियाज़ या उनके साथ ऐसे भाव में आते थे जिससे वो दूसरे को इंफीरियर मानते थे। तो वो हमारी सोसाइटी के या ये कहेंगे यूरोपियन कल्चर था, वो दूसरी कंट्री में एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने उन लोगों को सिविलाइज करने का टारगेट बनाया था। तो उन्होंने यूरोपियन सिस्टम ने या यूरोपियन यंग जनरेशन को उस नॉवल से क्या मिला वो सुनिए। ये नॉवल है बेटा हमारे पास R.L. स्टीवेंसन। ये नॉवलिस्ट है, यानी कि नॉवल लिखने वाला है। उसने अपना नॉवल लिखा है, बुक लिखी है ट्रेजर आइलैंड। दूसरा आदमी है रेडियार्ड किपलिंग। उसने जंगल बुक लिखी है। जंगल बुक लिखी है वो उसका तो पब्लिशन हुआ था 1894 और जो हमारे पास आइलैंड है उसका हुआ है 1883। ये दोनों ही बुक नॉवल से पब्लिश हुए थे। तो इनमें यंग जनरेशन को यानी कि बॉयज को एक पावरफुल, एक स्ट्रॉन्ग, डेडिकेटेड उसके अंदर दिखाया जाता था। उससे इंस्पायरेशन लेकर के यूरोपियन कंट्री के जो यंग जनरेशन के लोग थे वो दूसरी कंट्री को अपनी कॉलोनी बना रहे थे। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा हेलेन हंट जैक्सन। ये राइटर है, उसने रोमाना उपन्यास लिखा है। रोमाना उपन्यास लिखा है 1884 में। और दूसरा हमारे पास है सारा चुनसी बुलेसी। इसने राइट किया है, नॉवल लिखा है व्हाट केटी डिड। व्हाट केटी डिड है उसका पब्लिकेशन 1872 में हुआ है। इन दोनों नॉवल ने यंग जनरेशन की गर्ल्स की लव स्टोरी पब्लिश की है। लड़कियों की जो यंग एज होती है उसके अंदर जिस प्रकार के उनके मन में आइडियाज आते हैं, उन आइडियाज को इसके अंदर शो किया है। यंग बॉयज के लिए ये था क्योंकि उनको अग्रेसिव दिखाना था, और यंग गर्ल्स के लिए रोमाना और व्हाट केटी डिड, ये दोनों उपन्यास यूरोपियन कल्चर को कि यंग जनरेशन के लिए शो करने वाले थे। ये गर्ल्स के लिए और ये बॉयज के लिए। इट्स ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा कॉलोनिज्म एंड आफ्टर। कॉलोनिज्म के टाइम पे क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है। यहाँ कॉलोनिज्म इट मीन्स दूसरी कंट्री को कैप्चर करना कॉलोनिज्म कहलाता है। तो यूरोपियन कंट्री के बारे में हमने पढ़ा है कि यूरोपियन कंट्री ने मैक्सिमम कंट्री को, दूसरी जो कंट्री थी वीक कंट्री इंडिया और दूसरी हमारे पास अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स की या एशियन कॉन्टिनेंट्स की मैक्सिमम कंट्री वर कैप्चर्ड बाय द यूरोपियन कंट्री। हमने अफ्रीका के बारे में पढ़ा था कि उसमें दूसरी कंट्री के लोग, इट मीन्स इटली, जर्मनी, फ्रांस और पुर्तगीज, ब्रिटेन, इन सभी कंट्री ने उसको एक अपना अपना पार्ट में डिवाइड करके उसको कैप्चर किया था। तो वो कॉलोनिज्म था उनका, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है दूसरी कंट्री को कैप्चर में कर रही थी, तो वो कॉलोनिज्म था। तो वो कॉलोनिज्म की इंस्पायरेशन कहाँ से मिली थी वो मैंने आपको ऊपर भी बताया, बट उसके बारे में और भी आगे हमारे पास है। डेनियल डेफो ने एक उपन्यास लिखा है, उसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो।
जो रॉबिन्सन क्रुशो उपन्यास लिखा था, इसमें वो जो उसका कैरेक्टर है उसको क्रुशो नाम दिया है। उसने बताया है कि क्रुशो कहीं नेविगेशन करता है और उसकी जहाज है वो ट्रैक हो जाती है। उसके बाद में वो ऐसी जगह पे चला जाता है जो उसके लिए अननोन होती है, बट वहां भी जाकर के उन लोगों को वो नेटिव फील करता है, अपने आप को सुपीरियर मान लेता है और उसको स्लेव के जैसा व्यवहार करता है वहां पे जाकर के। एक अननोन जगह पे जब कितनी सारी पब्लिक वहां पे होती है, पॉपुलेशन होती है, और वो अकेला आदमी। अब यहाँ से उसको इंस्पायरेशन ये दी है कि कुछ एक लोग जाकर के दूसरी कंट्री को कैसे वो अपने कैप्चर में करते हैं, उनको स्लेव कैसे बनाते हैं। यहाँ से उसको इंस्पायरेशन इस नॉवल के अंदर शो किया है। डेनियल डेफो का जो उपन्यास था वो रॉबिन्सन क्रुशो उपन्यास था, उसके अंदर उसको कॉलोनी बनाने के लिए इंस्पायरेशन दिया है, दूसरी कंट्री को कैप्चर में करने का इंस्पायरेशन दिया है, अपने आप को सुपीरियर दूसरे को इंफीरियर बताया। अब कॉलोनिज्म हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है उसके बाद की कंडीशन। यहाँ पे जोसेफ कॉनराड उपन्यास इसने लिखा है, इसके उपन्यास का जिक्र नहीं है, मतलब कि इसका उपन्यास का नाम हमारे पास नहीं है, बट इसने अपने आइडियाज पेश किए थे। उसके अंदर उसने बताया था नेशनलिज्म, इसके अंदर वो नेशनलिज्म के भाव, उसके बाद में लोगों के अंदर कैसे एक दूसरे के अंदर कोलिब्रेशन हुआ, कैसे वो गैदरिंग में हुए, और इससे उपन्यास का जो डार्क साइड थी, डार्क साइड यानी कि उसका जो नेगेटिव जो पॉइंट था, उस नेगेटिव पॉइंट को जोसेफ कॉनराड ने अपने आइडियाज, अपने थ्योरी या अपने व्यूज पब्लिश किए थे। उसके बाद इसके व्यूज के बाद में लोगों में नेशनलिज्म या एक दूसरे के साथ गैदरिंग में काम करने के लिए, यूनिटी में काम करने के लिए इंस्पायरेशन मिल गई, क्योंकि उस टाइम पे इसके जो आइडियाज थे वो इस कॉलोनी के, उस गरीब कंट्री के डार्क पॉइंट को या उनके द्वारा जो एक्सप्लोटेशन होता था उसको शो इसके अंदर किया जाता था। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा द नॉवेल्स कम्स इन इंडिया। इंडिया में कैसे है, यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ। देखिए यहाँ पे बाबा पदमन जी, वैसे तो हमारे पास जिक्र करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो हमारी हिंदी में या फिर हमारे इंडिया के अंदर पब्लिश हुई थी, और जिसका जिक्र हम काफ़ी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी बार उसके बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो उसमें हमारे पास आता है बाण भट्ट की कादम्बरी। बाण भट्ट ने कादम्बरी लिखी थी, और पंचतंत्र जिसके अंदर एक राजा के 5 जो उसके सन होते हैं उसको स्टडी करने के लिए, पढ़ाने के लिए कोई आचार्य जी को उसको काम दिया गया था। तो उन्होंने पंचतंत्र की कहानियां, एक एनिमल्स की स्टोरी या फिर एक पेड़ पौधों की कहानियों के माध्यम से उन बच्चों को पढ़ाया था। तो वहां उस पंचतंत्र के अंदर जो लिखी हुई थी उसको जो लिखने वाला था वो था हमारे पास विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, या फिर हमारे पास उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज में बहुत सारी यहाँ पे ये दास्तान लिखी है। उन्होंने जो किस्से लिखा करते थे वो उर्दू और पारसियन में उसको दास्तान बोला जाता था। तो वो कहानियां उसके अंदर लिखी गई थी। यहाँ पे हमारे पास हिंदी के अंदर इंस्पिरेशन लेने वाला था वो इंडिया, हिंदी का तो हमारे पास आगे आएगा, बट यहाँ पे हमारे पास आता है इंडिया का। तो बाबा पदमन जी, उसने उपन्यास लिखा था यमुना पर्यटन। यमुना पर्यटन 1857 में मराठी लैंग्वेज में लिखा था। मराठी लैंग्वेज में पब्लिश होने वाला पहला नॉवल था ये। इस नॉवेल्स के अंदर हमारी सोसाइटी का जो इविल्स था उसको शो किया था। लाइक विडो की जो कंडीशन थी, उनका जो डेडिकेशन था, उनका जो हमारे समाज में क्रिटिकल पोजीशन थी, उस इवेंट्स को इसके अंदर शो किया था। यानी कि सोसाइटी के कुछ इवेंट्स को यहाँ पे शो करने का टारगेट यही था कि उसमें इम्प्रूवमेंट करना, सोसाइटी को एक अच्छी डायरेक्शन देना। तो यहाँ पे बाबा पदमन जी का जो नॉवल था वो था यमुना पर्यटन, जो 1857 में पब्लिश हुआ था और मराठी लैंग्वेज में पब्लिश होने वाला पहला नॉवल था। आगे हमारे पास आता है लक्ष्मण मौरेश्वर।
हाल्वे। इसने जो नॉवल लिखा था वो था मुक्तामाला। मुक्तामाला जो नॉवल था वो रोमांटिक स्टोरी पेश करने वाला था। और रोमांटिक स्टोरी इट मीन्स हमारे पास जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम है, जो फोक टेल्स, फोक लॉक, या हमारे पास जो भजन मंडली है जहाँ पे हम नुक्कड़ नाटक आदि पेश करते हैं, इस प्रकार की स्टोरीज उसके अंदर शो करके यूनिटी में लेके आना था। और उसके बाद में वहां से उनको इंस्पिरेशन देना था नेशनलिज्म के लिए, राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए उन्होंने इंस्पिरेशन किया था मुक्तामाला नॉवेल्स में। किसने? लक्ष्मण मारेश्वर हाल्वे ने इसको पब्लिश किया था। और यहाँ से लोगों के अंदर नेशनलिज्म के लिए इंस्पिरेशन देना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा, ये तो था नॉर्थ में, नॉवेल्स कम इंडिया, नॉर्थ में नहीं सॉरी इंडिया के अंदर। अब हमारे पास साउथ में चलते हैं हम लोग। साउथ में कहां से स्टार्ट होता है देखिए, ये था बेंजामिन डिज़रायल हेनरिटा टेम्पल। बेंजामिन डिज़रायल नॉवेलिस्ट था। उसने एक नॉवल लिखा था हेनरिटा टेम्पल। हेनरिटा टेम्पल जो नॉवल था वो इंग्लैंड का था और ये इंग्लिश नॉवेलिस्ट था। इसके नॉवल को, बेंजामिन डिज़रायल को नॉवल को ओ चंदू मेमन ने ट्रांसलेट करने का प्रयास किया था कि उनके नॉवेल्स को डायरेक्ट ट्रांसलेट करके और लोगों के सामने उसको पेश करना है। बट जब वो ट्रांसलेट कर रहा था तो उन्होंने महसूस किया जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी प्रॉब्लम्स और हमारी प्रॉब्लम में सिमिलरिटी नहीं है। उनके कैरेक्टर, उनके प्रोफेशन, उनके आइडियाज, उनकी थ्योरी या उनके मस्तिष्क के जो नए नए या उनकी प्रॉब्लम अलग थी, उनका सॉल्यूशन अलग था, ये कहेंगे। तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम और डिफरेंट सॉल्यूशन इसके साथ मैच नहीं किया, इंडियन कल्चर के साथ मैच नहीं किया बेंजामिन डिज़रायल का जो नॉवल था। बेंजामिन डिज़रायल ने जो नॉवल लिखा था हेनरिटा टेम्पल, उसको ट्रांसलेट करने के लिए ओ चंदू मेमन ने जो प्रयास किया तो वो उसको, उसके आइडियाज को या उसकी टारगेट को पूरा नहीं कर पाया तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट फिर उसने नॉवल लिखा अपना इंदुलेखा। ओ चंदू मेमन ने इंदुलेखा उपन्यास लिखा था 1889। ये मलयालम लैंग्वेज का फर्स्ट नॉवल था। कौन सा? इंदुलेखा। इंदुलेखा नॉवल था वो 1889 में पब्लिश हुआ था। कौन सी लैंग्वेज में? मलयालम में। इसको पब्लिश किसने किया था? ओ चंदू मेमन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा ओलिवर गोल्डस्मिथ, नॉवलिस्ट है। इसका जो नॉवल है विकार ऑफ ए वेकफील्ड। अब सेम यही यूरोपियन कंट्री का जो ये नॉवल था, इस नॉवल को ट्रांसलेट करने के लिए प्रयास किया था कांडोकुरी वीरेशलिंगम। बट जैसी कंडीशन ओ चंदू मेमन की थी वही प्रॉब्लम इसके सामने आई, क्योंकि उसके कैरेक्टर, उसकी प्रॉब्लम, उसकी सॉल्यूशन सिमिलरिटी नहीं रख पा रहे थे। इसलिए कांडोकुरी वीरेशलिंगम ने अपना उपन्यास लिखा। वो फर्स्ट उपन्यास उसने लिखा था राजशेखरा चरितम, और ये उपन्यास उसका लिखा हुआ था 1878 में। ये तेलुगु लैंग्वेज का फर्स्ट नॉवल था। ओके, अब यहां तक तो हमारे पास आता है बेटा साउथ का। अब हमारे पास हिंदी के बारे में जिक्र आएगा। हिंदी नॉवेल्स के बारे में सुनिए। हिंदी नॉवल पब्लिश करने वाला सबसे पहले था श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नॉवेल्स पब्लिश किया था 1882। उसने अपने नॉवेल्स के अंदर जो यंग जनरेशन थे उसके हर पॉइंट्स को, हर एक के हैबिट अडॉप्ट करने का उसने एक टाइम टेबल सेट करके दिया था। कहने का मतलब है कि
कैसे उसको पढ़ना चाहिए, कैसे उसको बिहेव करना चाहिए, उसमें क्या नए आइडियाज किस प्रकार से आने चाहिए, क्या उसकी आगे का टारगेट होना चाहिए, ये सारे इंस्पायरेशन देने के लिए परीक्षा गुरु उपन्यास लिखा था। ये हिंदी लैंग्वेज का सबसे फर्स्ट उपन्यास था, पब्लिश करने वाला था श्रीनिवास दास। बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इससे लोग ज्यादा इंस्पायरेशन नहीं ले पाए, ये ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। इसके अंदर हर पॉइंट को शो किया गया था, तो यहाँ नई जनरेशन को बाउंड करके दिया गया था। इट मीन्स ये मोरलाइज्ड था, मोरलिटी इसके अंदर ज्यादा थी, ज्यादा नैतिकता के पाठ इसमें पढ़ाए जाते थे, तो नई जनरेशन के लोग इससे बाउंड नहीं हो पाए। तो यहाँ पे जो नॉवल है ये सक्सेस नहीं हुआ। बट नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा देवकी नंदन खत्री। इसका नॉवल काफी फेमस रहा है। इसका नॉवल था चंद्रकांत। ये हिंदी लैंग्वेज का सबसे एडवांस या पॉपुलर नॉवल था। आगे हमारे पास आता है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो आप अच्छे से जानते हैं, काफी पॉपुलर नाम है। तो मुंशी प्रेमचंद ने सेवा सदन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कंपटीशन में इसके बारे में काफी पूछा जाता है। सेवा सदन नॉवल लिखा था, 1960 में इसको पब्लिश किया था। इसके साथ साथ गोदान, रंगभूमि और कर्मभूमि, ये इसी के नॉवल हैं जो हमारी सोसाइटी के जो लोअर कास्ट के लोग हैं उसके एक्सप्लोटेशंस को इसने अपने नॉवेल्स में पब्लिश किया है। जो हमारी सोसाइटी के अंदर लैंडलॉर्ड है, अब एक इसका इंप्रेशन कम है, बट उस टाइम पे कॉलोनियल पीरियड के अंदर उसने हमारी जो लोअर कास्ट के लोग हैं या फिर छोटे जो पुअर कैंडिडेट हैं उनका किस प्रकार के एक्सप्लोटेशन किया, एक लैंडलॉर्ड ने कैसे वो अपने उसको कैप्चर में करके रखते थे, ये सारी बातें उसने अपनी सेवा सदन, गोदान, कर्मभूमि और रंगभूमि नॉवेल्स में लिखा है। और लास्ट में हमारे पास आगे आता है बेटा नॉवल इन बंगाल। बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, जहां पे बंगाली लैंग्वेज बोली जाती है। तो यहाँ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम सबसे मेन आता है। उसका जो नॉवल था दुर्गेश नंदिनी, जो 1885 में पब्लिश हुआ था, उसके नॉवल को पढ़ने के बाद लोगों को काफी सरप्राइज होना पड़ता था। इस प्रकार के उसमें नए अपने आइडियाज उसने पेश किए थे। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यात्रा का आयोजन करता था, उसके अंदर सभी रिलीजन के लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए वो इनवाइट करता था। यहाँ पे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय इसमें बंगाली लैंग्वेज का सबसे पायनियर नॉवलिस्ट हुआ। इट्स ओके।